कल्पना कीजिए एक ऐसे एस्केप रूम की जो मतलब शुरू तो एक गेम की तरह होता है लेकिन पलक झपकते ही एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाता है। ये काफी डरावना लग रहा है ना? या फिर सोचकर देखिए कि मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी ने कोई मिस्ट्री नॉवेल लिखा हो लेकिन उसमें इंटरनेट कल्चर और वायरल यूट्यूब ट्रेंड्स का छौंक लगा दिया गया हो। बिल्कुल, और एल्गोरिदम की सनक भी शामिल हो। एकदम सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो दरअसल एक बेहद चर्चित और काफी हद तक अराजक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, जिसका शीर्षक है आई मर्डर्ड स्टोक्स ट्विन्स। बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी सुनना नहीं है बल्कि इसकी परतों को खोलना है। मतलब ये कहानी शुरू होती है एक अरबपति के महल में एक डिनर पार्टी से। एक ऐसा निमंत्रण जिसे किसी ने नहीं भेजा लेकिन फिर भी सब वहां पहुंच जाते हैं, जो कि अपने आप में काफी अजीब है। और फिर अचानक वो आलीशान महल एक खूनी खेल का मैदान बन जाता है जहां हर दरवाजे और हर गुप्त रास्ते पर मौत का जाल बिछा है। मतलब कोई साधारण सी पार्टी अचानक ऐसे जानलेवा खेल में कैसे बदल सकती है। हाँ, और यहाँ आपकी अगाथा क्रिस्टी वाली तुलना बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि उन कहानियों में हमेशा एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री यानी बंद कमरे का रहस्य होता है। बिल्कुल, एक तय पैटर्न होता है। सही कहा। अपराधी उसी जगह मौजूद होता है, सुराग बिखरे होते हैं और एक जासूस बहुत ही तार्किक तरीके से पर्दाफाश करता है। लेकिन आज का जो हमारा स्रोत है ना, वो इन सभी पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से पलट देता है। मतलब यहाँ लॉजिक काम नहीं करता। एकदम नहीं। यहाँ तर्क की जगह एक अजीब सी अराजकता ले लेती है, और इस विश्लेषण में सबसे जरूरी बात यही होगी कि हम इसे सिर्फ एक हत्या की कहानी की तरह ना देखें। तो फिर किस तरह से देखें? हमें उन विचारों को समझना होगा जो इस तरह के कंटेंट को जन्म देते हैं। ये एक क्रिएटर के दिमाग की उपज है जो लगातार ट्रेंडिंग बने रहने के दबाव में काम कर रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए ठीक है, आइए इसे समझते हैं। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? दोस्तों के एक समूह को एक गुमनाम निमंत्रण मिलता है और वो एक रहस्यमयी महल में पहुंचते हैं। किसी को नहीं पता कि किसने बुलाया है, लेकिन सबके कार्ड पर लिखा है कि ये दावत उनके सम्मान में है। हाँ, और लोगों के रिएक्शंस भी देखिए। वही तो। एक किरदार है जो साफ कहता है मैं तो बस मुफ्त के खाने के लिए यहाँ हूँ। वहीं एक और किरदार है जैक, जो बिना शर्ट के ही घूम रहा है। बिल्कुल कैजुअल माहौल है। हाँ, लेकिन तभी हवेली का मालिक बॉट सामने आता है और वो घोषणा करता है कि वो अपने अतीत के अपराधों की माफी मांगना चाहता है। एक सेकंड, यहीं पर हमें कहानी की बनावट पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? बॉट्स का ये कहना कि वो अपराध की दुनिया छोड़ रहा है, ये क्लासिक मर्डर मिस्ट्री का एक बहुत पुराना ट्रोप है। अरे हाँ, फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल। जब भी कोई किरदार कहता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ रहा है, तो समझ लीजिए भी सबसे पहला शक उसी पर जाएगा, या फिर सबसे पहले वही मारा जाएगा। और शक का कारण तुरंत मिल भी जाता है। अचानक ये बात सामने आती है कि कैट नाम की एक लड़की की हत्या हो चुकी है। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात क्या है पता है? उस विशाल बैठक में उसका कोई शव ही नहीं है। हाँ, बॉडी गायब है। बॉट्स कसम खाता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, महल में जानलेवा जाल सक्रिय हो जाते हैं। एक दरवाजे पर जहर लगा है, एक जहर वाला डार्ट गन सीधे किसी की ओर तना हुआ है। स्थिति एकदम से बेकाबू हो जाती है। अब अगर सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया की बात की जाए, तो अगर कोई किसी घर में जाए और वहां दरवाजों पर जहर लगा मिले, तो वो क्या करेगा? जाहिर है वो तुरंत भागने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, वो तुरंत पुलिस को बुलाएगा या खिड़की तोड़कर भाग जाएगा। लेकिन यहाँ वो क्या करते हैं? वो महल की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। हाँ, और मैं यहाँ आपकी उस सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया वाली बात पर थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। बताइए। आप एक वास्तविक दुनिया के तर्क को एक डिजिटल मंच पर लागू कर रहे हैं। अगर वे सच में पुलिस को बुला गए तो क्या होता? वीडियो वहीं खत्म हो जाता। एकदम सही, कोई रहस्य ही नहीं बचता। डिजिटल क्रिएटर्स द क्रिएटर डिलेमा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्रिएटर डिलेमा? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उन्हें पता है कि दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए खतरे का एक कृत्रिम बुलबुला बनाना ही पड़ता है। सुराग ढूंढने के लिए हवेली में घूमना भले ही असली जिंदगी में बेवकूफी लगे, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है। ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब वे जो बेवकूफी भरे फैसले ले रहे हैं, वे दरअसल वीडियो की लंबाई और रोमांच बढ़ाने के लिए जानबूझकर लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये बेतुकापन तब और बढ़ जाता है जब वो अपनी जांच शुरू करते हैं। यहाँ से ये कहानी और भी हास्यास्पद हो जाती है। हाँ, जब वो समूह को बांटने का फैसला करते हैं। वही ना, डरावनी कहानियों का पहला नियम ही यही है कि कभी अकेले मत पढ़ो।
और वो हत्याहे को खोजने के लिए महल में अलग अलग दिशाओं में बट जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। वो कैसे? जब समूह बढ़ता है तो कहानी में कई अलग अलग सेटिंग्स बन जाती हैं, जैसे एक गुप्त रास्ता, एक तहखाना, एक शेड। इससे स्क्रीन पर दृश्य लगातार बदलते रहते हैं। अच्छा, ताकि दर्शकों का ध्यान न भटके। बिल्कुल। डिजिटल ऑडियंस बहुत जल्दी बोर हो जाती है। दृश्यों की बात करें तो उनके जो जांच के तरीके हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। टैनर नाम का एक किरदार अचानक पादरी के कपड़े पहन लेता है और हाथ में बाइबल ले लेता है। हाँ, वो बहुत ही अजीब सीन था। और उसका तर्क सुनिए, कहता है, अगली बारी मेरी है मरने की, इसलिए मुझे भगवान के साथ अपना हिसाब बराबर कर लेना चाहिए। और जब उसे इसके लिए टोका जाता है तो वो इसे धर्म विरोधी बताकर बहस करने लगता है। और उधर मनु नाम का एक और किरदार है जो तहखाने को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहा है? अपनी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन कम और एक कॉमेडी शो ज्यादा लग रहा है। और यही कॉमेडी तो वो गोंद है जो इस पूरे वीडियो को जोड़े रखती है। मतलब ये सब जानबूझकर किया गया है। बिल्कुल। अगर ये एक बहुत ही गंभीर और डार्क मर्डर मिस्ट्री होती तो शायद दर्शक बीच में ही ऊब जाते। टैनर का पादरी बनना या मनु का अपनी मांसपेशियों का दिखावा करना, ये सब दरअसल कैरेक्टर आर्किटाइप्स हैं। कैरेक्टर आर्किटाइप्स, जैसे हर ग्रुप में एक डरपोक दोस्त होता है और एक ताकतवर दोस्त होता है। एकदम सही। अजीब दोस्त, ताकतवर दोस्त, डरपोक दोस्त। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो ऐसी चीजों को बहुत पसंद करता है जिन्हें दर्शक आसानी से पहचान सकें और जिन पर बाद में मीम्स बनाए जा सकें। ये तो है। लेकिन एल्गोरिदम के चक्कर में वो लोग तर्क की जो हत्या करते हैं उसका क्या? मुझे एक खास सुराग के बारे में बात करनी है। हाँ, वो दवा की बोतल वाला हिस्सा। बिल्कुल। जांच के दौरान उन्हें एक शेड में एक दवा की बोतल मिलती है। उस पर साफ चेतावनी लिखी है कि एक से ज्यादा कैप्सूल खाने से मौत हो सकती है। और उस पर एक लेगर लिखा है S, अंग्रेजी का अक्षर S। हाँ। अब इस एक अक्षर के आधार पर वो लोग सीधे शॉन नाम के किरदार पर हत्या का आरोप लगा देते हैं। मतलब कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, बस नाम का पहला अक्षर मिला और मुजरिम तय। इसे आप कहानी की भाषा में रेड हेरिंग कह सकते हैं, यानी ध्यान भटकाने वाली तरकीब। लेकिन ये तो बहुत ही सतही स्तर की तरकीब है, मतलब एकदम ही बचकानी। हाँ, ये गहरी नहीं है, लेकिन यहाँ मकसद दिमाग पर जोर डालना नहीं है। और ये बेतुकापन अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब सच में एक और हत्या हो जाती है, एलेक्स नाम के किरदार की। हाँ, कुल्हाड़ी से। बिल्कुल, एलेक्स की हत्या एक कुल्हाड़ी से की गई है और शॉन फिर से वही दवा की बोतल दिखाकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद असली कातिल को पकड़ने के लिए वे जो करते हैं वो किसी भी इंसान का दिमाग सुन कर सकता है। वो कुल्हाड़ी फेंकने वाली प्रतियोगिता। हाँ, वे एक कुल्हाड़ी फेंकने की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। मुझे तो इसमें कोई तर्क नजर ही नहीं आता। लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है। तो फिर क्या है? उनका कहना है कि चूंकि एलेक्स को कुल्हाड़ी से मारा गया था, इसलिए अब हर कोई कुल्हाड़ी फेंक कर दिखाएगा और जिसका निशाना सबसे खराब होगा वो साबित कर देगा कि वो हत्यारा नहीं है। मतलब आप एक खूनी को पकड़ने के लिए सभी संदिग्धों के हाथ में एक घातक हथियार थमा रहे हैं। और टैनर जब कुल्हाड़ी फेंकता है तो वो कहता है, फॉर द फादर, द सन एंड द होली फिश, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र मछली के नाम पर। ये क्या लॉजिक है? यही तो बात है। ये दरअसल लॉजिक बनाम अटेंशन इकोनॉमी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मैं समझाता हूँ। हाँ, प्लीज समझाइए। अगर वो सब एक जगह बैठकर शर्लॉक होम्स की तरह सुरागों पर लंबी चर्चा करते तो क्या होता? दर्शक तुरंत वीडियो स्किप कर देते या बंद कर देते। हाँ, लंबी बातचीत इंटरनेट पे अक्सर काम नहीं करती। बिल्कुल। इसके बजाय क्रिएटर ने एक फिजिकल एक्शन चुना, कुल्हाड़ी फेंकना। ये देखने में बहुत आकर्षक है, इसमें गति है और ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है। मतलब उन्होंने कहानी के तर्क की पूरी तरह से बलि चढ़ा दी, सिर्फ इसलिए ताकि दर्शकों की आंखें स्क्रीन पर टिकी रहे। जी हाँ, ये एक प्रमाणित रणनीति है। और जब टैनर होली फिश जैसी अजीब बात बोलता है तो वो दरअसल एक कोटेबल मोमेंट बना रहा है। अच्छा, ताकि लोग उस पर कमेंट करें। एकदम सही। क्रिएटर चाहता है कि लोग कमेंट सेक्शन में जाकर इस डायलॉग के बारे में बात करें। जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा, वीडियो उतना ही ज्यादा वायरल होगा। ये नजरिया वाकई काफी डरावना है। मतलब दर्शक जो देख रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि डेटा पॉइंट्स का एक संग्रह है जिसे उनका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, इसे इसी तरह से तैयार किया जाता है। खैर, चलिए इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं। जब लगभग सभी किरदार बहुत ही अजीबोगरीब तरीकों से मारे जाते हैं
और बीच में टैनर की एक सो कॉल्ड प्रेमिका भी टपक पड़ती है जिस पर झूठा इल्जाम लगता है, तब असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से बाहर आता है। और वो जो खुलासा है वो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ है। बिल्कुल, मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एलन है। हाँ, एलन। वो शॉन को बंधक बना लेता है और किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म के विलन की तरह अपनी पूरी मास्टर प्लान का पर्दाफाश करता है। वो बताता है कि उसने $5 मिलियन देकर बोच्चियो को ये हवेली खरीदने के लिए ब्लैकमेल किया। बहुत ही विस्तृत योजना थी उसकी। के लिए पूरे महल की बिजली तक काट दी। लेकिन इन सारी बारीकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका मकसद है। वही तो। किसी इंसान ने इतना पैसा और इतनी मेहनत आखिर क्यों की? और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। एलन को YouTube से एक प्ले बटन मिला था जिस पर केवल और केवल उसी का नाम लिखा था। उसने अपने जुड़वां भाई एलेक्स को कुल्हाड़ी से क्यों मारा? सिर्फ इसलिए क्योंकि एलेक्स मोटा हो रहा था। एलन का तर्क था कि वे स्टोक्स ट्विन्स हैं और एलेक्स के वजन बढ़ने से उनके YouTube चैनल का जो ब्रांड है वो खराब हो रहा था। बिल्कुल। अपने ब्रांड की छवि को बचाने के लिए उसने अपने ही भाई और अपने सभी दोस्तों की क्रूर हत्या की साजिश रच डाली। ये तो पागलपन है। अगर हम इसे गहरे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये दरअसल आधुनिक इन्फ्लुएंसर कल्चर पर एक बेहद तीखा और अतिरंजित व्यंग है। व्यंग्य मतलब सटायर। हाँ, इसमें पैरासोशल पैरानोया कहता हूँ। पैरासोशल पैरानोया? ये क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? बिल्कुल। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहाँ एक क्रिएटर अपने दर्शकों की अपेक्षाओं को लेकर एक गहरे खौफ में जीने लगता है। उन दर्शकों के लिए जिनसे उसका कोई सीधा या व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। एकदम सही। एलन के लिए स्टोक्स ट्विन्स का जो ब्रांड है वो किसी भी मानवीय रिश्ते से बड़ा हो चुका है। उसे डर है कि अगर उसका भाई शारीरिक रूप से बदल गया तो वो दर्शक जो उनके परफेक्ट ट्विन वाले रूप को पसंद करते हैं वे उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो इंटरनेट की दुनिया में आपकी कीमत आपके ब्रांड से तय होती है। हाँ, और जब वो ब्रांड खतरे में पड़ता है तो इंसान का अवचेतन मन सबसे भयानक चीजें सोच सकता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब एक निर्जीव YouTube प्ले बटन के लिए अपनों की ही बलि चढ़ा देना। उसने मनु को मारा, बटलर को मारा, टैनर को मारा, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी परफेक्ट डिजिटल छवि बनी रहे। ये दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन फेम इंसान को पूरी तरह से संवेदनहीन बना सकता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी दुनिया का निर्माण है जहां एलन हर चीज पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहता है। वो हर इंसान को मिटा देना चाहता है जो उसकी कहानी या उसके ब्रांड के बीच में आ सकता है। तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं है। नहीं, ये एक डिजिटल अस्तित्व को बचाने की खौफनाक लड़ाई है। लेकिन एक सेकंड रुकिए। ठीक जब हम इस डार्क साइकोलॉजी और पैरासोशल पैरानोया के भारीपन को महसूस कर रहे होते हैं, कहानीकार अचानक से पूरी वास्तविकता को ही पलट देता है। हाँ, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ आता है जो पिछले 15 मिनट की पूरी कहानी को एक झटके में शून्य कर देता है। जिसे कहानी कहने की कला में रग पुल कहा जाता है, यानी दर्शकों के पैरों तले से जमीन खींच लेना। बिल्कुल यही हुआ मेरे साथ। एलन अपना खौफनाक कबूलनामा दे ही रहा होता है कि अचानक दृश्य बदल जाता है। एलन अपनी गहरी नींद से जागता है। वो अपने भाई एलेक्स को आवाज लगाता है और कहता है, मुझे अभी एक बहुत ही अजीब सपना आया कि मैंने तुम्हें मार दिया क्योंकि तुम बहुत मोटे हो रहे थे। और उसका भाई क्या कहता है? एलेक्स बड़ी ही शांति से जवाब देता है कि हाँ, ये बहुत अजीब है, और बस बात खत्म। सब खत्म। वो हवेली, जहर वाले डार्ट, कुल्हाड़ी फेंकने की प्रतियोगिता, वो $5 मिलियन की ब्लैकमेलिंग, वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था। मैं सच कहूं तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ये धोखे जैसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। साहित्य या सिनेमा की दुनिया में ये सब बस एक सपना था वाले ट्रोप को अक्सर बहुत ही कमजोर और आलसी लेखन का संकेत माना जाता है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर एक YouTube क्रिएटर के नजरिए से देखें तो ये उनके लिए एक बेहद जरूरी सर्वाइवल टूल है। एक सर्वाइवल टूल? वो कैसे? क्या दर्शकों को ये धोखा नहीं लगेगा? कुछ दर्शकों को लग सकता है, लेकिन हमें क्रिएटर की मजबूरी को समझना होगा। उन्हें अपने वीडियो में अधिकतम खतरा, किरदारों की मौतें और चरम बेतुकापन दिखाना ही है ताकि लोग बोर ना हों। ये तो है। लेकिन अगर ये मौतें कहानी में वास्तविक रूप से हो जाती तो क्या होता? उनके चैनल का पूरा ढांचा ही हमेशा के लिए बदल जाता। क्या वे अगले वीडियो में अपने मुख्य किरदारों के बिना काम कर सकते थे? अरे हाँ, बिल्कुल नहीं। तो ये सपना वाला एंगल दरअसल एक रीसेट बटन है। ओह, मैं समझ गई। तो ये एक सपना था कहकर वे चैनल की मूल स्थिति यानी स्टेटस को सुरक्षित रखते हैं। एकदम सही। वे दर्शकों को एक रोमांचक खूनी सफर पर ले जाते हैं और अगले ही दिन उठकर एक नया बिल्कुल सामान्य वीडियो भी बना सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में किसी का कत्ल हुआ ही ना हो। जी हाँ,
ये उन्हें बिना किसी स्थायी नुकसान के अपनी कहानी में किसी भी हद तक जाने की पूरी छूट देता है। आप इसे एक ऐसा डिजिटल प्लेग्राउंड मान सकते हैं जहां आप सब कुछ तबाह कर सकते हैं और एक रीसेट बटन दबाकर सब कुछ फिर से ठीक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही चतुर लेकिन अजीब रणनीति है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने एक रहस्यमयी निमंत्रण से शुरुआत की थी। हाँ। फिर हम बेतुके और एल्गोरिदम से चलने वाले जासूसी तर्कों से गुजरे, जहां कुल्हाड़ी फेंककर खूनी पकड़ा जा रहा था। बिल्कुल। उसके बाद हमने ब्रांड को लेकर उन जुनूनी हत्याओं और पैरासोशल पैरानोया को समझा, और अंत में पता चला कि ये सब बस एक सपने के रूप में खत्म हो गया। और ये पूरी यात्रा हमें आज की डिजिटल कहानियों के ढांचे के बारे में एक कड़वा सच बताती है। वो क्या? यही कि आज के दर्शक बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनका ध्यान खींचे रखने के लिए क्रिएटर्स को यथार्थवाद या रियलिटी की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। वे लॉजिक से ज्यादा लगातार बढ़ते रोमांच, झटके और बेतुके मोड़ों पर निर्भर करते हैं। तो ये पूरी कहानी दरअसल एक डिजिटल एस्केप रूम जैसी ही है, जहां नियम हर पल सिर्फ इसलिए बदलते हैं ताकि दर्शक बाहर न जा सकें। एक ऐसा एस्केप रूम जहां भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो जाल बिछाए गए हैं वे भौतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक हैं। इस पूरी कहानी और इसके विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्या सवाल है? हम मान लेते हैं कि ये सब सिर्फ एलन का एक सपना था, वीडियो को रीसेट करने का एक तरीका। लेकिन अगर किसी क्रिएटर के अवचेतन मन के सपने भी इतने जटिल और इतने हिंसक हैं, और वे पूरी तरह से सिर्फ उनके ब्रांड की छवि और दर्शकों की धारणा पर केंद्रित हैं, तो ये वास्तविकता के बारे में क्या बताता है? ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है, क्योंकि सपने अक्सर हमारी दिनचर्या के उन अनकहे डरों को ही सामने लाते हैं जिन्हें हम होश में दबा देते हैं। बिल्कुल। शायद इस पूरी कहानी में असली हॉरर वो अरबपति का महल, जहर वाले दरवाजे या कुल्हाड़ियां थी ही नहीं। तो असली हॉरर क्या था? असली हॉरर वो अदृश्य दबाव है जो इंटरनेट फेम के साथ आता है। एक ऐसा भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव जो एक भाई को सपने में ही सही लेकिन अपने ही ब्रांड को बचाने के लिए एक कातिल बनने पर मजबूर कर देता है। ये बहुत ही गहरी बात है। हमने शुरुआत में इसे एक एस्केप रूम कहा था जो गलत दिशा में चला गया, लेकिन सच तो यह है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में सबसे खतरनाक एस्केप रूम वो एल्गोरिथम ही है जिससे कोई भी इन्फ्लुएंसर कभी बाहर नहीं निकल पाता। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है ना? अगली बार जब कोई ऐसा अजीबोगरीब वीडियो सामने आए तो ये सोचना चाहिए कि स्क्रीन के पीछे असली जाल किसके लिए बिछा है, दर्शकों के लिए या खुद उस क्रिएटर के लिए।